नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी यानी वही आई विटनेस, आंखों देखा हाल। और आज के इस अंक में आपके सामने मैं बात करूंगा नए धनखड़ की। और हालांकि देश ने 15वां उपराष्ट्रपति चुना है, लेकिन मैं कहता हूं कि देश ने दूसरा धनखड़ चुना है। 15वां उपराष्ट्रपति अपनी जगह है संख्या के हिसाब से, लेकिन जिस ढंग से इस पद को धनखड़त्व प्राप्त प्रदान किया गया है, उस हिसाब से दूसरे धनखड़ हैं। और हमारे दूसरे धनखड़ यानी नए उपराष्ट्रपति माननीय सीपी राधाकृष्णन साहब हैं और उन्हें 100 वोटों से विजय प्राप्त हुई है। 100 वोटों से विजय इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि एनडीए के पास जितने वोट थे उससे ज़्यादा उन्हें वोट मिले। लेकिन इस दिलचस्प चुनाव में जो होना था वो पहले से तय था। संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, उनकी जीत सुनिश्चित थी। लेकिन इस जीत को हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ दल ने पता नहीं किस डर से, किस आशंका से इतने पापड़ बेले कि पापड़ बेलते बेलते शायद उनके हाथ थक गए हों। आप सीपी राधाकृष्णन आसानी से जीत सकते थे क्योंकि संख्या बल उनके साथ था। लेकिन जैसे ही प्रतिपक्ष ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा तो सत्तारूढ़ दल की, सत्तारूढ़ गठबंधन की सांसें ऊपर नीचे हो गईं। और सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रबंधकों ने इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया। अलग से प्रशिक्षण शिविर हुआ। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी प्रशिक्षण शिविर में अंतिम कतार में बैठे। हालांकि उन्होंने वोट सबसे पहले डाला, उन्होंने अपने पहले वोट डालने के अधिकार को नहीं छोड़ा, लेकिन वो सबसे अंतिम कतार में बैठ कर के एक संदेश दे गए कि मैं अंतिम कतार का, अंतिम छोर का आदमी हूँ। तो इस चुनाव में देखिए जीत, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका था कि निश्चित तौर पर राधाकृष्णन साहब की होगी। लेकिन इस चुनाव का जो नेतार्थ था वो ये था कि लोकतंत्र में ये चुनाव विचारधाराओं के आधार पर लड़ा जाए। निर्विरोध चुनाव ये नहीं हुआ और निर्विरोध चुनाव कोई भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और होना चाहिए तो फिर सामने प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जिसके बारे में कोई एक शब्द ना कह पाए। लेकिन हमारा जो सत्तारूढ़ दल है उसने ऐसे प्रत्याशी को चुना कि जिसको लेकर के पूरे प्रतिपक्ष में आमराय नहीं बनी, आमराय बनाने की कोशिश नहीं की गई। सरकार इस घमंड में थी कि उसके पास तो संख्या बल है तो काहे के लिए विपक्ष से बात करे। अगर बात कर लेते तो हो सकता है कि ये चुनाव निर्विरोध होता, लेकिन उन्हें बात करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे में विपक्ष ने अपना प्रत्याशी, एक योग्य प्रत्याशी जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी के रूप में देश के सामने दिया और वो हार गए। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं उनकी इस हार को जीत समझता हूँ और मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी की इस हार में छिपी जीत को देख रहे होंगे। और इससे एक राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में एक नया चेहरा, एक परिपक्व चेहरा, एक न्याय जगत से जुड़ा चेहरा और प्रकट हो गया है वी सुदर्शन रेड्डी के रूप में। तो देखिए, संख्या बल की जो बात है वो अपनी जगह है और चुनाव की जो बात है अपनी जगह है। ऐसे चुनाव जो होते हैं सांकेतिक नहीं होते हैं, ये सैद्धांतिक होते हैं, वैचारिक होते हैं। और इस चुनाव से ये साबित हो गया कि इस देश में वैचारिक जो लड़ाई है, जो फासिज्म के खिलाफ, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ और विरुद्ध गांधीवाद की जो लड़ाई है वो बहुत अभी तीखी है, बहुत जंग है, अभी बहुत मैदान दूर है, बहुत मैदान मारने के लिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी विपक्ष को और विपक्षी के दूसरे छोटे मोटे दलों को। इस चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि आप देखिए कि कुल 788 सांसदों को मतदान करना था, इसमें से कुल 767 ने मतदान किया, यानी कि बाकी के लोग मतदान नहीं कर पाए। और यानी फिर भी ये मतदान 98.2% माना जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि राधाकृष्णन साहब जो सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी थे उपराष्ट्रपति पद के, यानी धनखड़ नंबर 2, उन्हें 452 वोट मिले
और विपक्ष के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। ये 300 वोट वो 300 वोट हैं जो जिन सांसदों ने संसद से लेके केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर तक बिहार में चल रहे जो SIR है उसके खिलाफ पदयात्रा की थी, वो 300 अपनी जगह रहे, उसमें से एक भी वोट इधर उधर नहीं हुआ। लेकिन 15 ऐसे सांसद थे जिनका वोट अमान्य हो गया। अब मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर जो सांसद अपना सही वोट नहीं डाल सकता उसे राज्यसभा में या लोकसभा में रखने की जरूरत नहीं है। कानून में कोई ऐसा संशोधन होना चाहिए कि इस तरह के महत्वपूर्ण चुनाव में चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो, यदि किसी मतदाता का वोट अमान्य होता है तो उसको उसकी सदस्यता भी खारिज कर देनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो 30 दिन जेल ही रहे। अब जो आदमी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उसको इस उच्च सदन में और संसद में रहने की ज़रूरत क्या है। बहरहाल तो सत्तारूढ़ दल को जीतने के लिए तो कुल 377 वोट चाहिए थे, लेकिन सत्तारूढ़ दल और उसके प्रबंधकों ने बड़ी मेहनत की कि ये चुनाव है प्रतिष्ठापूर्ण रहे और झंडा ऊंचा बना रहे, इसलिए मेहनत करके उन्होंने विपक्ष से इधर से उधर से अतिरिक्त वोट जुटाए और 377 के बजाय 452 वोट अपने प्रत्याशी को दिलवाए। अच्छी बात है। 377 वोट में वो जीत सकते थे, लेकिन उन्हें 452 वोट मिले, यानी इसको आप प्रचंड अखंड बहुमत का चुनाव कह सकते हैं। लेकिन NDA के पास थे तो कुल 427 ही वोट, तो ये 452 कहाँ से आ गए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये भी उसी तरह से वोट जुटाए गए साम दाम दंड भेद के जरिए। ये कोई वैचारिक प्रतिबद्धता के वोट नहीं है जो अतिरिक्त वोट भारतीय जनता पार्टी और या NDA गठबंधन के प्रत्याशी माननीय CP राधाकृष्णन साहब को मिले। आप देखिए कि NDA को YSR कांग्रेस के 11 वोट मिल गए और ये वोट सीधे सीधे राजनीतिक गणित के तहत मिले, अन्यथा YSR कांग्रेस को ये वोट विपक्ष को देने वाला था, लेकिन उसने नहीं दिए। एन मौके पर उसको मैनेज कर लिया गया। ऐसे ही मैंने शुरू में कहा कि 15 वोट कैंसिल हो गए और करीबन 13 सांसद जो थे उन्होंने अनुपस्थिति दर्ज कराई, उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। अब वो हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि एक तो उनमें साहस नहीं था विपक्ष के साथ खड़े होने का, और दूसरे उनमें ये साहस भी नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएँ, तो इसलिए उन्होंने अपने को तटस्थ कर लिया। और तटस्थ रहना कुछ धंधों में तो अच्छा होता है, लेकिन इस तरह के चुनाव में तटस्थ रहना एक तरह का लोकतांत्रिक अपराध है। इन लोगों को जो तटस्थ रहे उसमें बहुत से दल ऐसे हैं, जैसे अकाली दल है, BJD है, BRS है, ये सब भाजपा के सताए हुए दल हैं, ये भाजपा के पुराने मित्र दल हैं, लेकिन इनके मन में चूंकि उदारता थी तो इन्होंने दुर्भावना प्रकट नहीं की अपनी, अन्यथा ये विपक्ष के साथ खड़े होकर के अपना रोष प्रकट कर सकते थे। लेकिन ये लोग इस चुनाव से अलग रहे, कुछ 2-1 निर्दलीय भी इस चुनाव से अलग रहे, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ी फर्क नहीं पड़ा। चुनाव तो चुनाव है, चुनाव जीतना था उनको, वो तो 377 पे जीत जाते, उनके पास 427 थे। फिर भी एक हड़बड़ी एक अनिश्चय का वातावरण पिछले 36 घंटों से इस देश में था और ये वातावरण हट गया। लेकिन इस वैचारिक लड़ाई में जीत जो हुई वो विपक्ष की हुई। विपक्ष की जीत इसलिए हुई कि उसका जो कचड़ा था, जो उसके साथ ऐसे लोग थे जो विपक्ष में खड़े थे लेकिन वोट डाले आए BJP के प्रतिनिधि को, तो वो चिन्हित हो जाएंगे, आज नहीं तो कल चिन्हित हो जाएंगे। तो इससे विपक्ष में जो विभीषण थे, जो BJP के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उन लोगों की शिनाख्त होगी तो विपक्ष की ताकत अब सुरक्षित रहेगी। 300 हैं तो 300 हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 300 लोग 452 की संख्या बल के साथ लगातार लड़ सकते हैं, ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। 300 और 452 यानी 152 वोटों से आपने हराया है दोनों सदनों में। लेकिन इनको अलग अलग आप अगर कर देंगे तो आप न तो राज्यसभा में बहुत मजबूत स्थिति में है, न लोकसभा में बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि आपके साथ आपके पास तो कुल 240 ही है ना लोकसभा में,
राज्यसभा में भी ऐसे ही मतलब 177 करीब हैं, तो ऐसे आपके 377 कुल हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने दूसरा धनखड़ चुन लिया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई सीपी राधाकृष्णन साहब को, क्योंकि उनकी किस्मत में केंद्रीय मंत्री बनना नहीं लिखा था। एक बार मौका आया तो उन्हीं के हम नाम कोई दूसरे सज्जन, दूसरे राधाकृष्णन थे, वो मंत्री बन गए। लेकिन इनके हिस्से में 4 बार राज्यपाल बनना था, ये राज्यपाल बने और 5वीं बार में ही उपराष्ट्रपति बन गए। अब ये इन उपराष्ट्रपति की भूमिका को लेकर के देश सवाल कर रहा है, कर सकता है। देखिए, एक तो ये उस संस्था से, उस स्वयंसेवी संघ से निकले हुए हैं, स्वयंसेवक हैं जिसका आज तक पंजीयन नहीं है, लेकिन वो देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संघ है, जिसका कि जिक्र पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री कर चुके हैं। तो 16 वर्ष की उम्र से माननीय सीपी राधाकृष्णन साहब इस संगठन से जुड़े हुए हैं। अब वो 67 साल के हो गए हैं, आगामी 20 अक्टूबर को वो 68 साल के हो जाएंगे। तो इस लिहाज से एक आधी सदी का संबंध उनका आरएसएस से है। तो इनको लेकर के सरकार निश्चिंत रह सकती है कि ये धनखड़, जो नए धनखड़ हैं, ये जगदीप धनखड़ साहब की तरह इनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इनका हृदय जो है वो नारंगी रंग से भरा हुआ है। इनकी धमनियों में व्यापार भी है और इनकी धमनियों में गर्म सिंदूर भी है। तो अब ये आने वाले जो 2, 2.5, 3 साल हैं, उसमें सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत सहायक साबित हो सकते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सहायक होंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर इन्होंने भी राज्यसभा को ध्वनि मत से चलाया और एकांगी चलाया, विपक्ष की बात ही नहीं सुनी, विपक्ष के सांसदों को संरक्षण ही नहीं दिया और कठपुतली बने रहे, तो इनके चुने जाने और न चुने जाने का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि देखिए, इतिहास में अगर आपको दर्ज होना होता है तो कुछ लीक से हटके करना पड़ता है। हमारे जो पुराने धनखड़ साहब थे, जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने लीक से हटने की कोशिश की। बिल्कुल, जो मानसून सत्र था 21 अगस्त वाला, इसमें उन्होंने लीक से हटके चलने की कोशिश की थी। विपक्ष के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और यही सरकार को नागवार गुजरा और सरकार ने उनको ऐसे पद से हटा दिया जैसे किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को हटाया जाता है। न कोई नोटिस, न कोई कारण बताओ नोटिस, सीधा इस्तीफा लिखवाया और माननीय राष्ट्रपति के पास भेज दिया और माननीय राष्ट्रपति जी ने भी आनंद फानंद में उसको मंजूर कर लिया। और आज तक ये पता नहीं चला कि ये इस्तीफा माननीय धनखड़ साहब ने खुद लिखा था, उनसे कुछ लिखवाया गया था, वो राष्ट्रपति भवन देने गए थे या नहीं गए थे, या उन्होंने ईमेल से भेजा था। तो वो रहस्य अपनी जगह है। और धनखड़ साहब ने इस नए उपराष्ट्रपति के चुने जाने के बाद नए धनखड़ यानी अपने उत्तराधिकारी माननीय सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। ये उनका 21 अगस्त के बाद पहला सार्वजनिक बयान है। बेहतर ये होता कि वो अब वैसे मौका तो ये था कि चुनाव के ठीक पहले वो कुछ बोलते, लेकिन अब भी मौका है कि वो देश को हकीकत बताएं कि उन्हें किस तरह से पद से बेदखल किया गया, किस तरह से उन्हें अपमानित करके निकाला गया। क्योंकि देश का कोई भी उपराष्ट्रपति धनखड़ गति को प्राप्त नहीं हुआ है। अब जेपी धनखड़, जगदीश धनखड़ साहब के साथ जो कुछ हुआ उससे मुहावरा ही बदल गया। अब उपराष्ट्रपति को कोई उपराष्ट्रपति कहने के लिए तैयार नहीं है, वो उपराष्ट्रपति को धनखड़ ही कहता है। और अब जैसे नए उपराष्ट्रपति चुने गए तो ये होना चाहिए था नए उपराष्ट्रपति चुने गए, लेकिन देश में चर्चा है कि नए धनखड़ चुने गए। तो देश के उपराष्ट्रपति पद पर लगे इस ठप्पे को धोने की ज़रूरत है। और ये मुझे लगता है कि सीपी राधाकृष्णन साहब से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनका जो अतीत है वो उन्हें ये सब करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन इस चुनाव के बाद मैं विपक्ष को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि उन्हें जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के रूप में एक नया किरदार मिल गया है विपक्ष के साथ काम करने के लिए। इसलिए बेहतर हो कि जिस
उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें प्रत्याशी विपक्ष ने बनाया था, वही विपक्ष उन्हें ससम्मान उसी उच्च सदन में भेजे जिस सदन में कि माननीय सीपी राधाकृष्णन साहब सभापतित्व करेंगे, उसके मुखिया बन के बैठेंगे आसंदी पर। तो वहाँ मज़ा आएगा। अगर सीपी राधाकृष्णन के सामने उनके जो पूर्व प्रतिद्वंदी माने जाएंगे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी भी राज्यसभा में विपक्ष की ओर से खड़े होकर बहस करेंगे, तो जो उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान का सम्मान करने के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो अपने आप को प्रस्तुत किया विपक्ष के साथ के प्रत्याशी के रूप में, वो सारगर्भित हो सकती है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष बी सुदर्शन रेड्डी का जो इस्तेमाल है लोकतंत्र की रक्षा में किस तरह से करता है, या उन्हें इस चुनाव के बाद भूल जाता है। अगर भूल जाता है तो ये उसकी गलती है। देश में स्वस्थ लोकतंत्र बचा रहे, देश में हमारे बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल जैसी घटनाओं की आवृत्ति ना हो, उसकी छाया, काली छाया ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि इधर हमारे नए धनखड़ साहब, सीपी राधाकृष्णन साहब और उनसे पराजित जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, ये दोनों मिलकर के प्रयास करें। सामूहिक प्रयास से ही लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है, सामूहिक प्रयास से ही जनाक्रोश को शांत किया जा सकता है, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरा जा सकता है। अब देखते रहिए कि तेल कैसा है और तेल की धार कैसी है। आज का ये एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो कृपा करके इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।